लास्ट टॉपिक अगर हम बात करें तो हम डिस्कस कर रहे थे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। फाइन, तो सेल मेम्ब्रेन में हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट प्रोसेसेस क्या होते हैं जिसकी वजह से डिफरेंट मटेरियल्स और जो मिनरल्स हैं, सॉल्यूट्स हैं, ये सब किस तरीके से ट्रांसफर हो रहे थे। तो मैंने आपको डिफ्यूजन प्रोसेस बताया था। फाइन, तो आज हम उसी से रिलेटेड एक उसका सब टाइप, मतलब एक स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन पढ़ने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑस्मोसिस। Now, what is the definition of this term osmosis? ऑस्मोसिस का मतलब होता है बेसिकली ये, क्योंकि मैंने कहा कि डिफ्यूजन का ही टाइप है, तो डिफ्यूजन की जो डेफिनेशन थी आप रिकॉल करो। मैंने आपको बताया था कि डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच थिंग्स, एंड थिंग्स कैन बी एनीथिंग, ओके, थिंग्स ट्रांसफर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, ओके। तो यहां पर भी एक्चुअली आपका बेसिस क्या जाता है कि ये भी होने वाला है हाई टू लो, हाई टू लो कंसंट्रेशन। और इस बात को हम क्या बोलते हैं? हम इस बात को बोलते हैं कि ये बात है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मैंने आपको बताया था डिफरेंस, तो जहां पे ये डिफरेंस खत्म हो जाए उस डायरेक्शन में ऑस्मोसिस जो है होने वाला है, जैसे कि डिफ्यूजन होता है। तो ये दोनों तो आप समझ पा रहे हो कॉमन चीजें हैं। अब इसमें एक्चुअली होता क्या है, इसमें ट्रांसफर होता है बेसिकली ट्रांसफर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ओनली। सिर्फ जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होते हैं सिर्फ उसका ट्रांसफर होता है, ठीक है। अगर आप बात करो तो डिफ्यूजन में मैंने आपको बताया था कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, सभी जितने भी स्टेट्स ऑफ मैटर है आप वहां पे ये बात अप्लाई कर पा रहे हो डिफ्यूजन के केस में। लेकिन ऑस्मोसिस के केस में आप देख रहे हो कि ट्रांसफर हो रहा है सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का। और हमारा जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है और जो सॉल्वेंट जो होते हैं हमारे सब्सटेंसेस, आप उसमें वाटर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हो, ओके। और एक और चीज ऐड होती है यहाँ पे, वाया, वाया मीन्स थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल, आई होप आपने पिछले वीडियोस देखे हैं, तो मैंने आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन में अच्छे से डिफरेंस बताया था। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, इट मीन्स ये दोनों चीजों को अलाउ नहीं कर रही है, ये सॉल्वेंट को अलाउ नहीं कर रही है, ये सॉल्यूट को अलाउ नहीं कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करती है। लेकिन अगर हम बात करें सेलेक्टिवली परमिएबल की, तो सेलेक्टिवली परमिएबल में दोनों चीज अलाउ होती है, ओके। मतलब सॉल्वेंट भी जाएगा, सॉल्यूट भी जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन डिफरेंस। सो ये चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे ऑस्मोसिस में। नाउ देखो आप, क्योंकि इसको हम देख रहे हैं कि डिफ्यूजन का ही सब टाइप स्पेशल केस है ये, तो ये भी होने वाला है पैसिव प्रोसेस, ये भी है पैसिव प्रोसेस, ओके। पैसिव प्रोसेस रिकॉल करो, वीडियो में आपने देखा होगा, लास्ट सेशन जो आपने देखा है उसमें मैंने बताया था पैसिव प्रोसेस वो होते हैं वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो यहां पर डू नॉट रिक्वायर एनर्जी, तो यहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ओके ना, ओके। तो ये तो आपने जो स्पेशल जो इसके फीचर्स हैं ऑस्मोसिस के वो आपने देख लिए हैं। अब हम इससे रिलेटेड एक 3 टाइप के सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। बेसिकली ऑस्मोसिस के ऊपर इन 3 सॉल्यूशंस पे क्वेश्चन जो है बनकर आता है बायोलॉजी में, किस तरीके से आता है, और थोड़ा थोड़ा ये ओवरलैप करता है केमिस्ट्री के साथ भी, ओके। सो यहां पे देखो 3 सॉल्यूशन आप पढ़ते हो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये तीनों टाइप के सॉल्यूशन जो है यहां पर अब हम जो भी केस पढ़ने वाले हैं वो ऑस्मोसिस की वजह से होगा, ओके। तो देखो ऑस्मोसिस इन तीनों सॉल्यूशन में कैसे अप्लाई होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। पहले तो हम मतलब देख लेते हैं इन तीनों बातों का क्या मतलब है, ओके। ये तीनों टाइप के सॉल्यूशन है किस टाइप के सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर देयर इज मोर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। सो यहाँ पे आप सिंपल
जो की टर्म्स है वो याद रखो। तो यहां पे होने वाला है मोर सॉल्यूट एंड लेस सॉल्वेंट। फाइन। तो यहाँ पे हाइपरटोनिक, हाइपर मतलब ज्यादा, तो ज्यादा आप दिमाग में रख लो कि ज्यादा क्या होने वाला है, सॉल्यूट ज्यादा होगा। तो बेसिस यहाँ पे सॉल्यूट रख रहे हो आप, ठीक है। तो मोर सॉल्यूट एंड लेस सॉल्वेंट, तो ये दोनों को मिला के जो सोल्यूशन बन रहा है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, और देखो ये भी आप कंपेयर करते हो, आप एक तो इसमें देख लिया खुद में, और बाहर के सराउंडिंग से भी कंपेयर कर सकते हो आप कि बाहर सराउंडिंग मतलब सपोज ये एक बीकर है तो यहाँ पे सॉल्यूट हो गया है ज्यादा, यहाँ पे सॉल्यूट हो गया है ज्यादा, और बाहर जो एनवायरनमेंट है वहां पर सॉल्यूट है सपोज कम। तो कंपैरेटिवली अगर आप देखो ये बीकर ए है तो इसको आप बोलने वाले हो कि बाहर के कंपैरिजन में ये हो गया है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके कि क्योंकि आप जिस भी कंसर्न सोल्यूट को फोकस कर रहे हो उसकी कंसंट्रेशन इस बीकर के अंदर ज्यादा है, ओके, और बाहर जो है उस सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। तो आप इस बात की वजह से आप कह रहे हो कि ये जो सोल्यूशन है इस बीकर के अंदर इट इज हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ओके, इस तरीके से भी आप देख सकते हो। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपोटोनिक सोल्यूशन? तो हाइपर का उल्टा है हाइपो। ओके, हाइपो मतलब यहां पे होने वाला है लेस सॉल्यूट एंड मोर सॉल्वेंट। मतलब ऐसे सोल्यूशन को आप बोल सकते हो कि ये एक डाइल्यूटेड सोल्यूशन भी है। अब देखो मैंने ये टर्म क्या यूज करी है, डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड का मतलब वही है जहां पे आपका सॉल्वेंट या मोर वाटर की बात होती है, ठीक है, जहां पे पानी ज्यादा हो। तो ऐसे सोल्यूशन को जैसे डाइल्यूशन नहीं करते हैं, ठीक है, हमने ज़्यादा पानी मिला दिया है, जैसे दूध बहुत गाढ़ा दूध दिया है उसमें हमने पानी मिला दिया तो वो अब पतला दूध हो गया है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डाइल्यूशन कर दिया हमने, पानी मिला दिया हमने। तो पानी सॉल्वेंट है, फाइन, तो पानी सॉल्वेंट है, तो जब हम मोर वाटर यूज करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर तो आप उसको बोलने वाले हो डाइल्यूशन कर दिया। वो प्रोसेस का नाम, वो काम क्या हुआ है, वो डाइल्यूशन हो गया। अब उस वजह से जो फाइनल जो हमारे पास सोल्यूशन आया है बनके डाइल्यूशन करने के बाद, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ओके, तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में होता है लेस सॉल्यूट एंड मोर सॉल्वेंट। एंड सॉल्वेंट आपको पता ही है, मैंने कहा है सॉल्वेंट आपको वाटर ही अज्यूम कर रहे हो फिलहाल। नाउ आइसोटोनिक सोल्यूशन की बात करें तो कंपैरेटिवली दोनों चीज जो है बराबर बराबर में आप मान सकते हो कि यहां पे इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो बाहर के कंपैरिजन में ये दोनों चीजें बराबर है, ठीक है। इसको अगर आप बाहर के कंपैरिजन में देखो, जैसे मैंने ये सराउंडिंग के लिए बताया था ना आपको, अगर आप इसको हाइपोटोनिक वाले को अज्यूम करोगे तो देखो सपोज ये बीकर हो गया, ठीक है, इसके अंदर सॉल्यूट कम है, एरो जो नीचे जा रहा है मतलब वो कम है, ओके, और बाहर जो है सॉल्यूट ज्यादा हो गया। तो इस बी बीकर को हम बोलने वाले हैं कि कंपेयर टू द सराउंडिंग, बाहर के कंपैरिजन में इस बीकर के अंदर सॉल्यूट है कम, ओके, और बाहर सॉल्यूट है ज्यादा। तो इस बात की वजह से हम इस सॉल्यूशन को बोल रहे हैं कि यहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा हो गया, यानी ओके, यहाँ पर इसके अंदर सॉल्वेंट ज्यादा हो गया और ये हो गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ओके। और आइसोटोनिक कैसे बनेगा? आइसोटोनिक के लिए आप अज्यूम कर लो सपोज ये सी बीकर है, यहाँ पे जितना भी सॉल्यूट का अमाउंट है वो और ये जो अंदर है अमाउंट है वो दोनों इक्वल है, तो इसको आप बोल रहे हो आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसको आप बोल रहे थे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और ये वाला है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ओके। तो आपने ए बी और सी, यानी ये वाला था बीकर ए बी एंड सी, आपने तीनों जो है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग भी समझ लिया है, ओके फाइन। अगर यहाँ तक कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप फिर से वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि आपको जो क्वेश्चन आते हैं बायो में क्वेश्चन कैसे आएगा आप देखो। जैसे कि सपोज अगर मैं हिंदी में बोलूँ क्वेश्चन की, सपोज एक किशमिश है, किशमिश को हमने जो है एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाल दिया, ठीक है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाल दिया तो उस किशमिश का क्या होगा, या फिर हमने हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाल दिया तो क्या होगा, ठीक है। तो पहले मैं हाइपोटोनिक का ले लेती हूँ एग्जांपल। सपोज आपके पास एक है रेजिन, ठीक है, किशमिश बोलते हैं, उस किशमिश को हमने डाला है कौन से बीकर में, बीकर नंबर में ले रही हूँ बी,
यानी हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाला है। ओके, हमने इसके अंदर पुट कर दिया। तो पहली बात तो इसका एनवायरनमेंट, इसका जो है स्ट्रक्चर समझ लो, इस बीकर के अंदर जो कंपोजिशन है वो समझ लो। तो हाइपोटोनिक समझते ही क्लिक करना चाहिए माइंड में कि अच्छा इसके अंदर होने वाला है लेस सॉल्यूट। किसके कंपैरिजन में देख रहे हो आप? लेस सॉल्यूट, रेजिन के कंपैरिजन में। सराउंडिंग यहाँ पे रेजिन हो गया है, यहाँ पे सराउंडिंग मैंने ऐसे ही लिया था जो भी आप अज्यूम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर सराउंडिंग आपको दिख रहा है, ये रहा। ओके, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए जो है अब वर्क करने वाले हैं। किस तरीके से वर्क करेंगे? तो देखो, लेस सॉल्यूट हो गया, इसके लिए ये सराउंडिंग है, इसके लिए ये सराउंडिंग है, फाइन। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में लेस सॉल्यूट हो गया यहाँ पे और मोर सॉल्वेंट हो गया। तो पहले मैं लिख देती हूँ ये चीजें, आप भूल जाओगे। तो यहाँ पे है लेस सॉल्यूट एंड मोर सॉल्वेंट, फाइन। और रेजिन की अगर बात करें तो यहाँ पे मोर सॉल्यूट एंड लेस सॉल्वेंट, ये कंडीशन है। ठीक है, सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में देख ली कंडीशन आपने, सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में देख ली, और यहाँ पे भी ये कंडीशन आपने देख ली। अब हमने करना क्या है? क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन बोल रहा है कि हमने इस रेजिन को इस हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाल दिया, अब क्या होगा? ठीक है, और आपको A B C D 4 ऑप्शन दे दिए, आपको उसमें से कंडीशन जो फाइनल आएगी उसमें से राइट कंडीशन को अज्यूम करके एक्सपेरिमेंटली एनालाइज करके अपने दिमाग में आपको टिक करना होगा। ठीक है, तो आपने रेजिन को डाला। रेजिन पहले जब किशमिश आपने देखी होगी तो कैसी होती है? श्रिंक होती है ना, सिकुड़ी हुई होती है, उसके अंदर वाटर कंटेंट कम होता है, उसमें जो है मीठापन ज्यादा होता है। मीठापन मतलब किसकी वजह से आ रहा होगा? सॉल्यूट की वजह से आ रहा होगा। तो मोर सॉल्यूट इज प्रेजेंट एंड लेस सॉल्वेंट इज प्रेजेंट, फाइन। यहां पे डाल दिया, तो यहां पे डालने के बाद क्या होगा? देखो, रेजिन के अंदर अब कंपेयर करो, मोर सॉल्यूट था, यहाँ पे लेस सॉल्यूट है, यहाँ पे लेस सॉल्वेंट है, यहाँ पे मोर सॉल्वेंट है। ऑस्मोसिस क्या कहता है? अब आती है काम ऑस्मोसिस का। ऑस्मोसिस कहता है कि ट्रांसफर होगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का, कहाँ पे? हाई टू लो कंसेंट्रेशन की तरफ। ऑस्मोसिस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ट्रांसफर किसका होने वाला है? अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का। कहाँ पर होगा? हाई टू लो। सॉल्यूट की कोई बात नहीं हो रही है, सॉल्यूट की बात हम सिर्फ सॉल्यूशन डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। ओके, सॉल्यूट की बात कि कम ज्यादा कहां पर है, वो हम सॉल्यूशन का टाइप डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। लेकिन यहां पर अब हम देख रहे हैं कि इसकी कंडीशन क्या होगी। उसके लिए देखो, मोर सॉल्वेंट है यहां बीकर के अंदर और लेस सॉल्वेंट है रेजिन के अंदर, तो क्या होगा? ऑस्मोसिस कहता है, अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस, हाई टू लो कंसंट्रेशन वाटर फ्लो करेगा, यानी सॉल्वेंट फ्लो करेगा। तो पानी जो है या जो भी सॉल्यूशन है वो उसके अंदर वो इनफ्लक्स करेगा, रेजिन के अंदर चला जाएगा, तो रेजिन कैसा हो जाएगा? स्वेल कर जाएगा। तो फाइनल कंडीशन इसकी क्या होने वाली है? स्वेल कर जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। अगर आप जो है ऑप्शंस में देखोगे तो आपको लिखना होगा कि स्वेलिंग ऑफ या स्वोलन रेजिन, ऐसे करके लिखा होगा कि रेजिन जो है उसका आकार बढ़ जाएगा, फाइन, इस तरीके से। अब इसका अपोजिट दे दिया कि स्वेल कर गया। अब इस स्वेल रेजिन को हमने डाल दिया है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। अब आप अज्यूम करो, आपके लिए टास्क है, ठीक है, मैं ये नहीं करके बताऊंगी, आप ये खुद करोगे और मुझे कमेंट में आंसर बताओगे कि क्या होने वाला है उसका रेजिन का, ठीक है। तो ये आपके लिए है, हाइपरटोनिक को किसको पुट करना है? ये जो स्वेल हो गई है रेजिन, ठीक है, जिसके अंदर अब सॉल्वेंट ज्यादा हो गया है, ठीक है, उसको आपने अब किस में पुट कर दिया? हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। उसके बाद कंडीशन क्या आएगी, क्या होगा रेजिन का, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओगे, राइट ऑप्शन, ओके। तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होने वाला है। एक्चुअली आइसोटोनिक सोल्यूशन में अगर हम किसी चीज को प्लेस कर रहे हैं, सपोज अगर यही सिचुएशन में अब यहाँ पे चेंज कर दूं, हाइपरटोनिक का तो आप मुझे बताने वाले हो, ओके, कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर बताओगे कि क्या होगा जब आप इस स्वेल रेजिन को, जो स्वेलन रेजिन है, उसको आप जब पुट करोगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, तब क्या होने वाला है, फाइन। सो आइसोटोनिक सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो देखो, सपोज यहां पर आपने एक बीकर ले लिया, उसके अंदर आपने कोई जो है सपोज कोई सेल आपने पुट कर दिया, सेल, ठीक है, बायोलॉजी के अंदर सेल तो आपको पता ही होना चाहिए। तो सेल आपने पुट कर दिया तो क्या होगा, आपने किसके अंदर प्लेस किया है?
टॉनिक सोल्यूशन के अंदर। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन में देखो क्या होता है कि कंपैरेटिवली हम आइसोटोनिक सोल्यूशन तभी कह रहे हैं उस बात को क्योंकि इन दोनों का सॉल्यूट कंसंट्रेशन और सॉल्वेंट कंसंट्रेशन सेम है, यानी कंपोजिशन इनका सेम है, तभी हमने इसको डिक्लेयर करा है आइसोटोनिक सोल्यूशन। वरना लेबल थोड़ी है कोई चीज़ लेबल थोड़ी होती है एनवायरनमेंट में, वो तो हम उसको चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं, तब उसको हम फिर डिटरमाइन करते हैं कि यस इट इज आइसोटोनिक सोल्यूशन। फाइन। सो हमने ये चेक कर लिया है कि सेल और इसका सोल्यूशन का जो ये जो सोल्यूशन है इन दोनों का सॉल्यूट कंपोजिशन सेम है, इस वजह से फिर हमने इसको बोल दिया कि ये है आइसोटोनिक सोल्यूशन। फाइन। अब क्या होगा इस सेल का, मुझे बताइए। तो सेल का क्या होने वाला है, देखो कुछ नहीं होने वाला इसका। यहाँ पे बेसिकली नो चेंज इन सेल शेप एंड साइज, इसका कंक्लूजन ये होने वाला है। ये क्यों हो रहा है, क्यों ट्रांसफर क्यों नहीं हो पा रहा है, ऑस्मोसिस बिल्कुल नहीं हो रहा है। एक्चुअली में वो प्रोसेस तो चल रहा है जिसको आप बोलते हो इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम है जो अटेन हो चुका है यहाँ पे। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है दोनों जगह सेम है कंपोजिशन। ये भी कब रुक गया, यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम अटेन हो गया था एक्चुअली। फाइन। पहले रेजिन में मोर सॉल्यूट था, लेस सॉल्वेंट, और इस बीकर के अंदर मोर सॉल्वेंट था। तो जब दोनों के सॉल्वेंट कंपोजिशन एंड सॉल्यूट कंपोजिशन सेम हो गए तब वो जाके रुक गया प्रोसेस। फाइन, रुक गया मतलब कि इक्विलिब्रियम अटेन कर गया। और वो कंडीशन क्या आई फाइनल कि उसमें आपको रेजिन जो है स्वेल करती हुई नजर आई है। फाइन, ऐसा ही अज्यूम करो, मतलब ये इसका ही ये इसके बाद ये आपका स्टेप है। ठीक है, तो ये आप ऐसे ही अज्यूम कर लो कि ये सेल वो रेजिन ही था जो अब फाइनल इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है। तो इक्विलिब्रियम पर जब आप ऐसी कंडीशन देख रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, उस टाइम पर आप इस सोल्यूशन को डिक्लेयर कर सकते हो आइसोटोनिक सोल्यूशन। फाइन। तो इक्विलिब्रियम का मतलब यही है कि इक्वलाइज हो गई हैं सारी चीज़ें, इन्वायरमेंट और जो हमारा सिस्टम है हम जिस पे काम कर रहे हैं वो दोनों में जो है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की जो कंपोजिशन है वो सेम हो गई है, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। उस वजह से हालांकि ट्रांसफर तो हो रही होंगी चीज़ें लेकिन इक्वली हो रही होंगी, तो हमें कोई ऐसे विजिबल चेंज नहीं नज़र आएगा सेल शेप में, सेल के जो शेप है और उसके साइज में। तो आप इसको कहोगे कि नो चेंज इन दी सेल शेप एंड साइज। फाइन। अब देखो दो टर्म आती हैं यहाँ पे, मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप बात करो तो दो टर्म यहाँ पे आएंगी, जैसे कि आप सुनोगे फ्लैसिड एंड टर्जिड, कि सेल टर्जिड हो गया है, फ्लैसिड है सेल। तो फ्लैसिड आप ये लगा लो कि एक नॉर्मल सिचुएशन बता रहा है, ठीक है, नॉर्मल के लिए हम बोल रहे हैं। टर्जिड मतलब जब वो स्वेल हो गया है। ठीक है, और एक आप टर्म सुनोगे प्लाज्मोलाइज्ड सेल। प्लाज्मोलाइज्ड मतलब यहाँ पे वो श्रिंक हो गया है, उसमें श्रिंकेज हुई है, उसमें से वाटर का लॉस हो गया, जो कि आप मुझे सोल्यूशन मतलब ये आंसर जब बताते तब आपको यही आंसर मिलता, लेकिन अब मैंने आपको हिंट दे दिया है। ठीक है, तो वहां पर प्लाज्मोलाइज्ड सेल में क्या होता है, सेल यानी जो भी रेजिन है, सपोज रेजिन भी इस प्लांट का ही पार्ट है तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हो, या कोई भी सेल है, तो उसने वाटर को लॉस कर दिया, उसका देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम दी सेल, तब उसमें क्या हो रहा है, उसमें श्रिंकेज हो गई है। ठीक है, तो उस टाइम पे आप उस सेल को कह सकते हो प्लाज्मोलाइज्ड सेल। और क्योंकि प्लांट सेल की बात कर रही हो तो देखो प्लांट सेल में बाहर सेल वॉल भी होती है ना, तो सेल वॉल भी होती है। उस टाइम तक तो ये टर्जिड था। ठीक है, टर्जिड था, एकदम से जब उसका सारा वाटर रिलीज हुआ तो वो हो गया प्लाज्मोलाइज्ड। या तो पहले इसको आप, हाँ, उससे पहले जब ये नॉर्मल कंडीशन थी फ्लैसिड था, अगर इसके अंदर इन्फ्लक्स ऑफ वाटर होगा तो टर्जिड हो जाएगा, और जब ये रिलीज कर देगा वाटर तो ये प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ठीक है, और इसकी सेल वॉल तो वहीं के वहीं रहेगी ना, सेल वॉल तो क्योंकि डेड कंपोजिशन से बनी होती है ना, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सेल मेम्ब्रेन जो है वो देखो यहाँ पे श्रिंक होती हुई नजर आ रही है, तो देखो यहाँ पे ये है सेल मेम्ब्रेन और ये है सेल वॉल। तो ये श्रिंकेज जो हुआ है, सेल मेम्ब्रेन का जो श्रिंकेज हुआ है, जिस वजह से यहाँ पे एयर स्पेस आपको दिख रहा है, ऐसे कंडीशन वाले सेल को, ऐसा कंडीशन वाला जो सेल होगा उसको आप बोलते हो प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ठीक है भाई, और ये कब आएगा ये आप मुझे बताओगे। ठीक है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जब हम पुट करते हैं
किसी भी सेल को, किसी भी लिविंग कंपोनेंट को, किसी भी टिश्यू को, तो उसमें यही कंडीशन होती है, यही चेंज आता है, ठीक है, तो उसमें प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है सेल। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑस्मोसिस। सो आई डोंट थिंक अब इससे रिलेटेड और कुछ बात रह गई है, ठीक है, आपने जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं। ओके, लेट्स मूव अहेड। तो देखो, हमने जो सेल मेम्ब्रेन पे स्टार्ट करी थी बात, तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में मैंने आपको सारे फीचर्स बताए। सेल मेम्ब्रेन में किस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है चीज़ों के लिए, उसमें मैंने आपको डिफ्यूजन ऑलरेडी बता दिया था पहले, ठीक है। अब मैंने आज की क्लास में आपने डिस्कस करा है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस मैंने आपको बताया है, ऑस्मोसिस कुछ नहीं होता, डिफ्यूजन का ही स्पेशल केस है। तो इस डिफ्यूजन के कुछ फीचर्स तो आपने देखे ही थे। एक स्पेशल फीचर और आपने देखा कि यहाँ पर सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का ट्रांसफर हो रहा था, ठीक है। उसी से रिलेटेड फिर आपने देखा कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी होती है, उसके बेसिस पे आपने अभी देखा 3 टाइप के आपने सोल्यूशन पढ़े, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन किस तरीके से आता है आपका एग्जाम में, वो मैंने आपको बता दिया कि आपने सेल, किसी भी लिविंग जो टिश्यू है, कोई भी सेल है, आपने उसको प्लेस किया है हाइपोटोनिक में या हाइपोटोनिक में या फिर आइसोटोनिक में, तो क्या चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है। और मैंने आपको अभी कुछ सेल के नाम बताए थे अलग अलग, टर्जिट सेल कब कहते हैं, फ्लैसिड सेल कब कहते हैं, एंड दी प्लाज्मोलाइज्ड सेल। इससे रिलेटेड इतना जो टॉपिक हमने किया है, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल, न्यूक्लियस। तो देखो, न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है सेल के अंदर। तो न्यूक्लियस, पहली बात तो सबसे जो है आप कह सकते हो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल होती है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल। ओके, तो ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है। और न्यूक्लियस कैरी क्या करता है, ये कैरी करता है जेनेटिक मटेरियल। फाइन, कैरी जेनेटिक मटेरियल। तो न्यूक्लियस कैरी करता है जेनेटिक मटेरियल। ओके, जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड आपको बताए बातें हम करेंगे डीएनए और आरएनए के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है हमारा। तो डीएनए और आरएनए से रिलेटेड मैं आपको बातें बताऊंगी, लेकिन क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो मैं अभी फिलहाल के लिए आरएनए हटा रही हूँ, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर ओनली एंड ओनली डीएनए इज दी जेनेटिक मटेरियल। फाइन, तो ये कैरी करता है जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर। तो क्योंकि न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल कैरी कर रहा है, तो आप इसको बोल सकते हो कि ये है वेहिकल ऑफ हेरिडिटी, वेहिकल ऑफ हेरिडिटी, ठीक है भाई। तो हेरिडिटी को कैरी करे। हेरिडिटी क्या होता है, देखो हिंदी में आपको मैं बताऊं तो जैसे कि हमारी विरासत होती है ना, हेरिटेज, ठीक है, उससे रिलेटेड जैसे हम बात करते हैं कि हमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से कुछ मिलता है विरासत के तौर पे, तो ऐसा ही हमें बायोलॉजिकली भी हमारे पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से मिलता है। वो क्या मिल रहा है, हमें मिल रही है जीन्स, उनके फीचर्स, वो सारी बातें, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली इक्वल है, इक्वल बातें हैं, हमें बोथ मदर और फादर, ऐसे ही ग्रैंड पेरेंट्स से जो हैं वो सारी बातें मिलती हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लड़का है, जैसे हमारे कहीं कहीं पे होता है कि जैसे बॉय है तो उसको प्रॉपर्टी दे दिया, गर्ल को नहीं देते, तो ऐसा यहाँ पे नहीं है। चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, वो सारे फीचर्स इनहेरिट होते हैं, ठीक है। तो इस बात की वजह से आप कह सकते हो कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, उसको इनहेरिट करवाने के लिए, और वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो किसके अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर, इसीलिए आप इसको कह सकते हो ये उसका वाहन हो गया। वाहन मतलब वेहिकल हो गया, कौन, न्यूक्लियस। ओके, तो हम न्यूक्लियस के बारे में सारे टॉपिक कर रहे हैं अभी फिलहाल। अब देखो न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स क्या होते हैं देखो। तो न्यूक्लियस के अंदर सबसे पहले आप देखते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे, डीएनए और आरएनए के बारे में। हालांकि यहाँ पे अभी आप अज्यूम मत करना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल के तौर पे होता है, नहीं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए होता है हमेशा,
ठीक है। लेकिन क्योंकि न्यूक्लिक एसिड लिखा है तो वो ये 2 टाइप के होते हैं, वो मैं आपको फिर बताऊंगी। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब जैसे देखो सेल की मेम्ब्रेन होती है, सेल की जो बाउंड्री करता है उसको आप बोलते हो सेल मेम्ब्रेन, राइट। ऐसे ही यहाँ पे जो न्यूक्लियस की जो बाउंड्री करता है उसको आप बोलते हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फाइन। नाउ नेक्स्ट थिंग इज न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर, यहाँ पे भी पोर्स होते हैं जहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थोड़ी सी थिन हो जाती है, उसको आप बोलते हो न्यूक्लियर पोर, फाइन। एंड न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस। तो ये सारे कंपोनेंट्स हो गए और जिनको हम 1 बाय 1 डिटेल में करने वाले हैं। जैसे हमने सेल मेम्ब्रेन करा था ना स्टार्ट, सेल मेम्ब्रेन में हमने जो जो टॉपिक आए इंपॉर्टेंट हमने वो डिटेल में करे, ऐसे ही अब ये जो इसके कंपोनेंट्स हैं इनको हम डिटेल में करेंगे, ओके। आई होप आपको हमारा वीडियो आज का रिलेटेड टू न्यूक्लियस एंड ऑस्मोसिस, ये जो टॉपिक है बायोलॉजी में, अच्छा लगा होगा। तो आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, जो भी आपके डाउट्स आते हैं। और हाँ, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो ये हाइपोटोनिक से रिलेटेड, वो आप ज़रूर सॉल्व करें और फिर मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। जय हिंद।